अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप सब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। 26 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली और 2016 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपोजिशन में सिर्फ 2 नशिस्तें थीं, तो 26 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली और ज़्यादातर इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट थे उनका ख्याल था कि तकरीबन 23 से 25 के दरमियान 22 से 25 के दरमियान पीटीआई जो है नशिस्तें ले सकेगी, लेकिन 26 नशिस्तें। और अब आपने सुना भी, शेख रशीद साहब ने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वो वहाँ पे हुकूमत बनाएंगे, जिसमें शायद जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एजेके अगर वो भी उनके साथ शामिल डेफिनेटली हो जाएगी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरी है। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो अगर देना है तो वो मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना चाहिए, क्योंकि वो 31 से 6 सीटों पर आकर गिरी है और उनकी हुकूमत भी थी, आउटगोइंग हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। और आज हम सुन रहे थे इलेक्शन कमिश्नर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें एज सच धांधली की शिकायत किसी ने नहीं पहुंचाई और ना ही रिटर्न कोई एप्लीकेशन दी है कि जी ये सबूत है, यहां पे ये धांधली हुई है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि सरकारी ज़राए इस्तेमाल किए गए, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में, और वहाँ पे और पैसे भी दिए गए, जहाँ पे पहले जो है वो वीडियोस भी आई जो अली अमीन गंडापुर साहब की कि वो पैसे बांट रहे थे, और इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी कोई तहरीर दरख्वास्त नहीं दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि उन्होंने 11 नशिस्तें ली और ये उनके लिए एक बड़ी जंप थी, क्योंकि 2016 में उनकी सिर्फ 3 नशिस्तें थीं। 3 से 11 पर आना यकीनन एक बड़ा मार्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस बात पर फिर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई, हुकूमती रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, इसके बावजूद जो है, और उन्होंने कहा कि धांधली भी की गई, तशद्दुद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट में, कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जमातों पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद एजेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा नंबर दिया है। और तवक्कुआत के मुताबिक तो शायद किसी के भी नहीं होता, वो तो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का ख्याल है कि 3 से 11 पर आना यकीनन एक कामयाबी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया, जो शुक्रिया अदा किया, वो जरा आपको मैं सुनवाना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि आई वांट टू थैंक द पीपल ऑफ एजेके फॉर प्लेसिंग देयर ट्रस्ट इन पीटीआई through their votes, which resulted in PTI's electoral victory. We will focus on bringing the people out of poverty through our Ehsaas and Kamyab Pakistan programs and establish accountability and transparency in government. नाज़रीन, गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। वहां पे भी एक अजीब कहानी चल रही है कि 2 उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं। एक साबिक वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, वो वजीर आजम थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, और अब तनवीर इलियास साहब का भी एक नाम है, सरदार तनवीर इलियास साहब का। तो अब इन 2 लोगों के दरमियान है। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में डेब्यूटेंट कहते हैं, जो मतलब जो पहली दफ़ा सियासत में उतरे हैं, पहली दफ़ा आए हैं, जीत भी गए हैं सीट। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है, क्योंकि हक अगर बनता है तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का बनता है, क्योंकि वो एक तो एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर भी हैं एजेके के, और उनका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है अवाम के साथ, और जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको टास्क दिया वो उन्होंने अकम्प्लिश भी किया। और अब फैसला देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए बैरिस्टर तारिक महमूद चौधरी साहब बनते हैं। नाज़रीन, एक जो बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आया है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 31 से 6 पर आना, इट्स अ बिग फॉल।
उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को जिस तरह बिल्कुल इस कैंपेन के हिस्से से अलहदा कर दिया गया, हालांकि अगर आपको याद हो कि एक दिन एक शेड्यूल भी जारी हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो किस तरह कहां कहां जाकर कैंपेन करेंगे। और उसके बाद फिर पता चला कि मरियम नवाज साहिबा ने, ज़राए के हवाले से खबरें चली कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद साहब को कहा, मियां नवाज शरीफ साहब को, कि मैं इसको सिंगल हैंडेडली चलाऊंगी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को। और नतीजा हमारे सामने है कि 31 से 6 सीटों पर आ गए। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों का ख्याल है और PMLN के अंदर भी ये इस बात पर गुफ्तगू हो रही है कि 2-3 चीज़ों ने बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इन हालात में रॉ के एक सरकर्दा एजेंट जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अफ़गान हुकूमत के, हमदुल्ला मुहिब के साथ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुहिबुल्लाह साहब के जो पाकिस्तान के हवाले से कमेंट्स आए थे वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका शायद साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से, और इस वक्त एक अपोजिशन के वो लीडर तो हैं, यकीनन चाहे वो नाअहल करार दिए जा चुके हुए हैं, लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए था। ये एक सवालिया निशान है और यही फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरा फैक्टर जो पाकिस्तान हुकूमत का आर्टिकल 370 के हवाले से 5 अगस्त का जो इकदाम था, उस हवाले से जो नैरेटिव था, उस हवाले से PMLN की जानिब से कोई खातिर खा गुफ्तगू नहीं की। हाँ, सरदार फारूक हैदर साहब बात करते रहे हैं, लेकिन जो PMLN की सेंट्रल लीडरशिप है, और अभी भी इस कैंपेन में भी ना मोदी के हवाले से बात की, सिर्फ और सिर्फ फोकस रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और जिसकी वजह से शायद उनका ख्याल है कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हों और जम्मू कश्मीर की आप जो है मकबूजा कश्मीर की बात ना करें, तो वो एक फैक्टर जो है वो अगर माइनस हो जाए किसी पार्टी के कैंपेन में से, तो उस पर कश्मीरी यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन करते हैं। दूसरी जानिब माशाल्लाह PMLN के ही कैंडिडेट एक चौधरी इस्माइल गुज्जर साहब, जिनको आज शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया एहसन इकबाल साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इंडिया से मदद मांग ली थी कि जो हालात चल रहे हैं इंतखाबात में, तो मुझे इंडिया से मदद मांगनी पड़ेगी, तो उस पर उनको शो कॉज भी हो गया। तो अगर ये नैरेटिव था इस किस्म का, तो यकीनन जो कि इस वक्त 6 सीटें PMLN की हैं, तो वो शायद इन्हीं वजूहात की वजह से, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद जवाद साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर शहादत अवान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, और राहिला खादिम साहिबा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी मुझे अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। अहमद जवाद साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना ही करूँगी। मैंने तो 2018 के इंतखाबात के नताइज भी अभी तक नहीं तस्लीम किए, जाली हुकूमत को नहीं माना, और लेकिन उन्होंने वर्कर और वोटरों को शाबाश दी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब हौसले से उन्होंने धांधली का मुकाबला किया, और आइंदा का लाए अमल जो होगा वो भी डिसाइड करेंगी। क्वेश्चन ये आता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नजर ना आए। मेरे ख्याल अगर इजाज़त दें तो शहादत अवान साहब से मैं शुरू कर लेता हूं, क्योंकि फिर आप ज़रा अपोजिशन का मौक़िफ़ लेके कंक्लूड कर देंगे। शहादत अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बहुत बड़ी तो नहीं मतलब, लेकिन उन्होंने कामयाबी अनाउंस की है कि कहाँ 3 और कहाँ 11 सीटें, और अपोजिशन में रहते हुए 11 सीटें ले जाना, क्योंकि PMLN जिसकी हुकूमत थी पिछले 5 साल, वो 31 से 6 पर गिरे हैं। तो बिलावल साहब ने कहा है कि जी हुकूमती धांधली हुई, हुकूमत ने धांधली की, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने वर्कर्स की तारीफ की। और तो क्या कहते हैं कि अभी तक, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि बाकायदा तौर पर बाकायदा तौर पर कोई तहरीरी दरख्वास्त नहीं गई सबूतों के साथ कि जी फलां जगह फलां हल्के में फलां पोलिंग स्टेशन पर यह धांधली हुई है।
देखें ज़मीर अहमद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर का इलेक्शन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो हुकूमतों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। एक हुकूमत वो जो कि इस्लामाबाद में है, एक हुकूमत वो जो आज़ाद कश्मीर में है। उसके बावजूद ये इलेक्शन जो था, आप देखें कि ये तशद्दुद से भरपूर एक किस्म का इलेक्शन था, और जो इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई कमज़ोर इलेक्शन कमीशन के उसने जो अहकामात दिए उस पर भी अमल दरामद करने के लिए कोई तैयार नहीं। एक बात देख लें कि हुकूमती वफाकी वजूर के जो वफाकी वजीर हैं, उनको ये कह उनके हुब के बावजूद के कश्मीर से निकल जाएं, वो चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो अपने इलाके में कंपेन करते हुए नजर आते हैं। इलेक्शन का हाल तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन वहां पे इलेक्शन करवा रहा है उसकी पोजीशन क्या है। उसके अलावा आप देख लें, सारा दिन टेलीविजन पे आम लोगों ने ये देखा है कि सारा दिन डंडे, लाठियां, गोलियां, लाशें, तशद्दुद, खून, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद, सब लोगों की कोशिशों के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 11 सीटें इस वक्त जो हमने ली है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि LA 16 का जो रिजल्ट है उसको भी तो आप पेश नजर रखें ना, क्या होगा। इसी तरीके से LA 32 का जो है उसमें काउंटिंग के लिए जो है उसके लिए काउंटिंग में कहा गया, और कई पोलिंग स्टेशन है जिन पे रिकाउंटिंग के लिए कहा गया जहां पे चंद एक वोटों का जो फर्क है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने, मैं समझता हूं कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने तो आपको बारहा ये रिपीटेशन करूंगा कि जहां हुकूमत जो है वो अपने फंड्स लगा रही है, करोड़ों पे पब्लिक में बांट रही है, उसके बावजूद ये रिजल्ट आना। शहादत अवान साहब, मैं वो सुन रहा था, शेख रशीद साहब कह रहे थे कि पैसों की बोरियों में मतलब ब्लेड मारे गए पीपल्स पार्टी की जानिब से, इतना पैसा बांटा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये शेख रशीद साहब सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर हैं जी। शेख रशीद करते हैं ना, उनके तो जो है ना नजर पाकिस्तान में आती है, उनको वो हुकूमत में बैठे हुए सिर्फ इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके पीछे लगे रहे, सिंध के पीछे लगे रहे। शेख रशीद साहब के लिए वैसे उन्होंने आज ये कहा भी है कि अगली नजरें जो है सिंध हुकूमत पर हैं। वो कह रहे हैं बात ये है ना कि मैं आपको ये कह रहा हूं, उनके कहने से कुछ नहीं बनता, लेकिन खुदा के लिए वो मिनिस्टर, वो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं, वो देखें कि क्या कत्लो गरत गरी वफाकी फेडरल जो दारुल हुकूमत में हो रही है, पिंडी के हालात क्या चल रहे हैं, उसको वो कंट्रोल नहीं करे। जो उनका काम है, जहां वो जाते हैं वो रेलवे को रेलवे बना देते हैं, वो तबाह हाली के अलावा कुछ नहीं करते। उनका काम है कि अपनी मिनिस्ट्री को देखें, अपने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, सिवाय इसके लाल हवेली के बाद खड़े होके उनका काम इसके अलावा कुछ नहीं। चलें, बिल्कुल आपको ये कहूं कि वो उनकी जो मौक़िफ़ आ गया, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। अहमद जवाद साहब, सूरत हाल यकीनन, एक तो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद कि 2 से 26 का नंबर बड़ा एनकरेजिंग है। हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं, उस पर भी आएंगे कि क्यों, किसके साथ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो क्यों होने जा रही है। और एक न्यू एंट्रेंट हैं पॉलिटिक्स में भी, और उसमें शायद उनका नाम पिच किया जा रहा है क्योंकि उनको ATM का नाम भी दिया गया सरदार तनवीर इलियास साहब को, तो वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, बिलावल साहब की भी और मरीम नवाज साहब भी, पहले तो मुझे बताएं कि PMLN के साथ किया क्या है आप लोगों ने। मतलब आप लोग तो बहुत, मतलब 31 से 3 पर 6 पर। देखें, PMLN को के साथ किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PMLN अपनी पॉलिसीज़ का खुद ही शिकार हो रही है। और ये जो आपने जिक्र किया मोहिबुल्ला हम्द वाला जो है, हम्दुल्ला मोहिब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और जिसके पाकिस्तान के बारे में ख्यालात जो हैं वो इतने नापाक और गलीज़ हैं कि हम उसको दोहरा भी नहीं सकते। और एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी नफ़रत रखता हो, तो ऐसे शख्स से चाहे कोई अपोजिशन का लीडर हो, उसको भी मिलना तो नहीं चाहिए, उसको इस तरह से इज़्ज़त तो नहीं देनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल में कि एक तो ये चीज़ जो है इसको भी अवाम ने कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा, और दूसरा जो PMLN की पॉलिसी है, एक क्रिटिसिज्म उसका भी जवाब देते चलें कि इनकी स्टेटमेंट, जो हम्दुल्ला मोहिब साहब की स्टेटमेंट के बाद
जो भी मुलाकात हुई वहाँ पे अशरफ गनी साहब के साथ ने भी कोई बात की और उसका जवाब भी उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया, उस पर भी क्रिटिसाइज हो रहा है कि जी उसके बाद फिर उनको मतलब डेलीगेशन लेवल पर प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। देखिए, मैं तो इसको ऑलरेडी कंडेम कर चुका हूँ, और ना सिर्फ मैंने कंडेम किया इसको, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने कंडेम कर दिया इस चीज़ को। इस पे तो मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। ये PMLN का लीडरशिप का अपना फेल है, और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा रहा हुआ, उसे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बखूबी पता होता है, और एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज जिसमें कि US विदड्रॉल हो रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं उनमें शिद्दत आई हुई है इस वक्त, और यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे शख्स के साथ मिलता है तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं जाता, तो इसको तो कंडेम ही किया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आप कह रहे थे कि सुल्तान महमूद के साथ उस पर बात करेंगे वो, क्योंकि मैं अलहदा से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो एक आपका अंदरूनी PTI का ही मामला है, लेकिन थोड़ा सा इस पर बात करने के लिए कि कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप अगर एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और आप अगर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हों तो आपको इन्फॉर्म करना होता है अपने सिक्योरिटी इदारों को, अपने फॉरेन ऑफिस को। तो कोई इस किस्म की कोई कहीं पे कोई शुनीद हुई थी या बस इन्होंने कहा कि मुलाकात हो रही है तो होने दो बस? ज़मीर साहब, मैंने तो अभी अर्ज़ किया ना कि ये तो एक काबिल मज़म्मत चीज़ है, और अगर कोई फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए हुआ होता तो सबको पता होता। और वैसे भी एक रियासत जो होती है उसकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी होती है वो रियासत की जो भी हुक्मरान जमात होती है या जो गवर्नमेंट होती है ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। आप फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है अलग से अपोजिशन की लीडरशिप आप कभी नहीं तवक्को करेंगे कि आपके नेक्स्ट डोर इंडिया से जो है कांग्रेस और BJP में जितना मर्जी आपस में तनाव होगा, लेकिन कांग्रेस जो है वो कभी भी इस तरीके से पाकिस्तान को अप्रोच नहीं करेगी। उसकी लीडरशिप वो उनके जो इख्तिलाफात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर उनको तय करेंगे, वो इंडिया सवाल करेंगे इंडिया अपनी के अंदर से, इंडिया के अंदर वो करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो लेकिन इसलिए ये तो एक काबिल मज़म्मत है। इस पे तो और मेरा ख्याल है कोई और बात नहीं हो सकती। इस पे एक बड़ा दिलचस्प बात की एक PMLN के लीडर ने, उन्होंने कहा कि जी शायद फॉरेन पॉलिसी इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मियां नवाज शरीफ साहब कुछ फॉरेन मतलब पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस किस्म की मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी जवाब हो सकता है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब जब खुद हुकूमत में थे तो वो एडिशनल जो फॉरेन मिनिस्टर की पोर्टफोलियो था वो भी उनके पास था, और जो गालबन उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त फॉरेन पॉलिसी के लिए करना चाहिए वो नहीं कर सके। तो अब शायद बाहर बैठ के उनके पास टाइम उनको बहुत ज़्यादा मिला है कि अब मैं कोई फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर दूं। हालात अच्छे नहीं है तो उन्होंने कहा कि जी ये एक आइस ब्रेकिंग ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, और अगर ऐसी कोई एफर्ट या कोशिश वो करना भी चाहते हैं तो वो फिर उन्हें हुकूमत की कंसल्टेशन से करनी चाहिए। हुकूमत की कंसल्टेशन से करनी चाहिए। बिल्कुल वेरी राइट अहमद जवाद साहब, क्योंकि ये कहा यह जाता है कि अगर ऑपोजिशन लीडर से कोई फॉरेन डिग्नेटरी मिलना भी चाहे, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं और यहाँ बिलावल साहब से मिलते हैं, जरदारी साहब से लोग जाकर मिलते हैं, फॉरेन मतलब एम्बेसडर्स मिलते हैं, उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है और बाकायदा वहाँ पे उनका एम्बेसी का आदमी ज़रूर होता है ताकि वो ऑफिशियल रखे, ऑफिशियल मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन ये लंदन में जो मुलाकात हुई इस पर सवालिया निशान है, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब ने आज से कुछ एक दो रोज़ कबल एक निजी टीवी पर गुफ्तगू की मियां नवाज शरीफ साहब की हमदुल्ला मोहिब के साथ मुलाकात के हवाले से, वो भी सुन लें। और फिर आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि क्या रीजंस हो सकती हैं आज़ाद कश्मीर में जो PMLN की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, वो भी। तो ये दोनों ज़रा प्रोड्यूसर साहब इकट्ठे अगर सुनवा दें। पहले जो सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की फवाद चौधरी साहब ने, और फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी राहिला खादिम साहिबा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। क्या जवाब देती हैं, यही रीजन है इतनी बुरी परफॉर्मेंस की AJK के इंतखाबात में? बहुत शुक्रिया जमीर साहब। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ को किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, इसका फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है। उसका फैसला PTI के किसी मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करना। सही। और जहां तक बात है कि अब ये बस कर दें, ये वक्त आ गया है कि अब आप ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देकर
वोट मांगने वाले अपने तरीकेकार को बंद कर दे। खुदारा इस मुल्क को आपने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इस बयानिए ने जिस किस्म के आप गद्दारी के सर्टिफिकेट मानते हैं, उसने इस रियासत को 2 टुकड़ों में ऑलरेडी तकसीम कर चुके हुए। तो आप खुदारा जो सियासतदान इनको गद्दार कहना बंद कर दे। अगर गद्दारी के सर्टिफिकेट आप इस तरह बांटते रहे तो खुदा ना खास्ता आप इस मुल्क को, इस रियासत को किसी और सानिया के साथ ना आप जो है शामिल कर दीजिएगा। ये मिनिस्टर्स कौन होते हैं बताने वाले मियां नवाज शरीफ को? राहिला वो इस साहिबा, मुल्क में जितने मुहिब्बे वतन रहे हैं। राहिला साहिबा, माजरत से मैंने कहीं पे सुना नहीं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को गद्दार कहा हो। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैंने कहीं सुना नहीं कि उन्होंने कहीं गद्दार कहा हो। ना ही मैंने कहा, ना ही अहमद जवाद साहब ने कहा है। गद्दार तो नहीं कहा मियां नवाज शरीफ साहब को, सिर्फ कहा है कि मुलाकात। अगर आपने मेरे से जो स्टेटमेंट जो आपने मुझे दिखाई, वो दिखाई है फवाद चौधरी साहब। जी जी जी। तो फवाद चौधरी साहब यही पुकार रहे, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो आपने भी स्टेटमेंट दिखाई जिसके ऊपर आप, लेकिन उसमें उन्होंने गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इन लोगों को अब समझना चाहिए कि ये मुल्क अब इन बातों पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सही, आपने पहले बड़ी और रियासत को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं आप ये बातें करके कि आप जो मुल्क के 3-3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हो, उनको आप गद्दारे वतन के सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर देते हैं सिर्फ अपने चंद मुफाद के लिए, इसलिए कि सिर्फ आपने खुशामद करनी है प्राइम मिनिस्टर की, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सेक्टर्स को। अहमद जवाद साहब, आप इसका जवाब देंगे फिर? ये बात बंद करेगा। सही, चलें, मैं बिल्कुल शहादत अवान साहब, एक प्रोटोकॉल होता है, 2-3 दफा अगर साबिक वजीर आजम आप एक मुल्क के रहे हो और आप एक किसी मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिल रहे हो जिसके पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट भी बहुत मतलब नाकाबिले मतलब इशाअत हो, नाकाबिले गुफ्तगू हो, और हालात भी कुछ टेंस हो, और आप एग्जाइल में हो, सेल्फ एग्जाइल में, और नाअहल भी हो, तो आप मुलाकात करेंगे? क्या ख्याल है, मतलब एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन आप क्या देखते हैं? जी ज़मीर हैदर साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो सियासत में रवादारी थी वो ख़त्म होती जा रही है। अभी जो आपने क्लिप दिखाई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के 3 दफ़ा रहे हुए आदमी को अगर जिन अल्फाज से, जिन अलकाबात से हमारे दोस्त ने नवाजा है, तो मैं समझता हूँ कि उनके शान शायान ये नहीं होना चाहिए। वो एक एडवोकेट हैं, सीजनड आदमी हैं, लिखे पढ़े हुए आदमी हैं। किसी को गद्दार या बेगैरत के हद तक जाना मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इसका जवाब जो है मोहतरमा राहिला खादिम साहबा को देना चाहिए था, उन्होंने गलबन दे दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, हम अपनी सियासत करें, सबसे पहले हमारी नेशन, हमारा मुल्क, उसके बाद हमारी सियासत। लेकिन मैं कहता हूँ सियासत में भी जिस तरीके से अहमद जवाद साहब बैठे हैं, बड़े अहसन तरीके से वो बात की है। लेकिन मैं ये आपको ज़मीर साहब ये गिला करूँगा कि हमें भी आपने जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं जो होल्ड की हुई हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट करना हर पाकिस्तान के शहरी का फ़र्ज है, न कि उनको इस किस्म के अलकाबात जो है ना उनसे नवाजा जाए, नंबर 1। दूसरा सिलसिला ये रहेगा कि आप कहते हैं किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी कानून के सब्जेक्ट्स हैं। अखलाकियात की जहाँ तक बात कर रहे हैं, उसका मोहतरमा ने आपको जवाब दिया, बिल्कुल तो सही कि अपनी चॉइसेस हैं, किसको मिले ना मिले, उसका रद्द अमल तो डेफिनेटली, हमारी बड़ी इमोशनल कौम है, हमारी कौम इस किस्म की बातों के ऊपर यकीनी तौर पे जो है रिएक्ट करती है। सही, तो आपका ख्याल है कि ये जो इंतखाबात में नतायज आए वो कुछ हद तक, फवाद चौधरी साहब की बात सही है कि रिएक्शन है आज़ाद कश्मीर की आवाम का? देखें बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम का रिएक्शन तो बाद की बात है। मेरा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट जो है उसका जो अपना एक्ट है उसका ज्यादा रद्द अमल है, उसका ज्यादा जिस तरीके से खूनीन इलेक्शन ये हुआ, सारा दिन जिस तरीके से दंगा फसादात होते रहे, जिस तरीके से कैंप्स उखाड़े जाते रहे, जिस तरीके से गाड़ियों को आग लगाई जाती रही, तो भाई आप क्यों नहीं चलते कि रिग्ड इलेक्शन है ये इलेक्शन जो है। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल, अहमद जवाद साहब, आपने राहिला साहिबा की भी गुफ्तगू सुन ली, तो यकीनन उनका हक है, वो किसी को भी मिल सकते हैं। तो फिर फवाद चौधरी साहब ने यकीनन थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू की, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शायद रिएक्शन है उस मुलाकात का एक दिन पहले जो हुई। मैं तो इस पे, मेरा ख्याल है कि आपके पिछले सवाल के जवाब में बड़ा डिटेल के साथ मैंने
अपनी ओपिनियन दी है। लेकिन उनका ख्याल है कि वो लेकिन किसी आप से पूछ के इसमें क्या मुलाकात नहीं- मजीद आप क्या पूछना चाहते हैं इसमें मेरे से? कि राहीला साहिबा ने जो बात की है कि भाई ये मतलब कि ये तो मिनिस्टर्स को देखें- कमेंट नहीं करना चाहिए, उनका राइट नहीं है, देखें, उनसे ना पूछ के देखें- मुलाकात करते हैं ना। देखें ज़मीर साहब, जिस तरह मैंने अपनी एक राय दी है, राहीला साहबा ने अपनी राय दे दी है, मैं उनकी राय से इत्तफाक तो नहीं करता, लेकिन उनकी राय का एहतराम ज़रूर करता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आपने मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था, मैंने आपको बता दिया था कि मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी थी। मैंने आपसे ये कहा था कि कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जितना मर्जी तनाव हो, जितनी मर्जी उनके दरमियान जंग चल रही हो, कभी आप देखेंगे क्या कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ इस तरीके से प्रोटोकॉल्स बाईपास करके कोई ऐसे खास हालात के अंदर, फॉर एग्जांपल पुलवामा का अगर जिस वक्त सिचुएशन चल रही थी, दोनों ममालिक के दरमियान बड़ा तनाव था, और उस मौके के ऊपर अगर अपोजिशन लीडर इंडिया का जो है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से फॉर एग्जांपल मुलाकात कर लेता है, तो उसका क्या इंप्रेशन जाएगा, इंडिया के अंदर क्या इंप्रेशन जाएगा, इंडिया के लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक गैर जिम्मेदारी वाला एक एलिमेंट है इसमें, और चूंकि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीटीआई की फॉरेन पॉलिसी फारिग है, इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब हेल्प आउट कर रहे हैं। जी मुझे आपने बताया था ये। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि वो जो एक पॉलिटिशियन जो है 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और उसको नेशनल सिक्योरिटी और जो नेशनल सिक्योरिटी से अटैच डेलिकेसीज और सेंसिटिविटीज़ होती हैं, वो जाहिर है कि वो उससे पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, और वो अगर ऐसी किसी मीटिंग के लिए यस करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अनअवेयर होने की वजह से या शायद उनको इन चीज़ों का अदराक नहीं था तो इस वजह से उन्होंने वो मीटिंग कर ली। ये चीज़, ये जो थोड़ा सा आप जो है उनको नहीं दे सकते, ये मार्जिन नहीं दे सकते। वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं, वो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ को जानते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे हमारी, के एक तरफ अशरफ गनी, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस कॉन्फ्रेंस में थे वहाँ पे उन्होंने जिस किस्म का पाकिस्तान के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, और फिर प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को भी फ़ौरन उसका जवाब देना पड़ा। फिर यहाँ पे एक सफ़ीर की बेटी का मामला हुआ, जिसके बाद वो सफ़ीर को वापस बुला लिया गया। तो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में कौम को इकट्ठे एक 1 यूनिट के तौर पे नजर आपस में, और जो ये वाकया हुए इससे पहले उनकी स्टेटमेंट आ चुकी हुई थी हमदुल्ला मुहिब के, व्हिच वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। डेफिनेटली हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए। जो है किसी को कोई लकब देना, इसके मैं बिल्कुल चलें, मैं डिफरेंस ऑफ राहीला ओपिनियन पे साहिबा, बिलीव करता हूं। बिल्कुल ये आपकी बात अहमद जवाद साहब ने सेकंड कर दी कि यकीनन जो गुफ्तगू की है उसमें आदाब जो हैं वो महलूज़ खातिर रखने चाहिए कि कैसे होनी चाहिए। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर ने आज मुलाकात, एक आला सतही इजलास की सदारत भी की, और उसमें उन्होंने सिंध के हवाले से बड़े अहम फैसले भी लिए और कोई शेड्यूल भी अनाउंस करने जा रहे हैं। अगस्त में वो बहुत जा रहे हैं। तो शहादत अवान साहब, ये तो अब नजरें डाल के बैठ गए हैं सिंध पर। वजीर आजम साहब भी बड़े एक्टिवली अब जाने की प्लान में है, और गुलाम अरबाब रहीम साहब के ज्वाइन करने के बाद तो कह रहे हैं कि बड़ी हलचल मच गई है सिंध की सियासत में। देखें बात ये ज़मीर हैदर साहब, जहाँ तक नज़रों की बात है, ये नज़रें तो पिछले 35 महीनों से हैं। और बाकी अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट करेंगे कि हमें कोई फ़लाँ स्लॉट के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो आपने तो एक आदमी का नाम लिया, यहाँ तो बहुत से लोग जो है, बहुत से उम्मीदवार नज़र आते हैं। बात यह है कि अगर उस तरफ उनकी नज़रें हैं तो हो सकता है कि आपने किसी आला ओहदेदार को तब्दील करने जा रहे हो। हमने तो मीडिया में ये देखा है कि अरबाब गुलाम रहीम साहब भी जो है किसी तब्दीली की वजह से आए। वैसे तो मौजूदा हुकूमत का नारा स्लोगन ही ये तब्दीली। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध में जो है वो इन्होंने अपने गवर्नर्स इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं किए जितनी तब्दीली से उन्होंने बाकी अपने मिनिस्टर्स जो हैं तब्दील किए हैं। तो मुमकिन है कि वो अपने गवर्नर को रिप्लेस करने जा रहे हों, और उसी वजह से कोई बार से उन्होंने लोगों को उनको लिया हुआ। बाकी जो है यहाँ सिंध जो है जब कभी आते हैं
तो पिछले ऐलानात को उनको दोहराना होता है। तो अब साफ ज़रा बजट के बाद पिछले साल के जो मतलब ऐलानात पीपल्स थे, पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर पीपल्स राय पार्टी जितने को कभी कोई परेशानी मौजूदा हुकूमत को हो सकती है, क्योंकि इनके जो इत्तेहादी हैं, मैं समझता हूँ वो तो कहते फिर रहे हैं कि हमें जो है अकोमोडेट नहीं किया गया, बजट में हमें नहीं देखा गया, मजीद लोग अपनी नहीं, अब मिनिस्ट्री तो इत्तेहादियों को मोने सिलाई साहब को भी वजारत दे दी, अब तो इत्तेहादी तो कंफर्टेबल है। बात तो मैं वो यही कह रहा हूँ ना, मोने सलाई साहब को तो वहां दिए, यहाँ पे भी तो इत्तेहादी है ना जिनकी वजह से गवर्नमेंट टिकी हुई है। यानी तो वो भी कहते हैं कि मतलब आपने नक्शल ये है कि पीपल्स पार्टी इज नॉट वरीड कि प्राइम मिनिस्टर चाहे जितने मर्जी दौरे करें, हमारी जगह अवाम में है, आवाम में है। बिल्कुल सही। राहिला खादिम साहिबा, व्हाट नेक्स्ट? चलें, आजाद कश्मीर के इलेक्शंस तो हो गए, अब क्या पीपल्स पार्टी का साथ देंगे ये जो अब पंजाब में तब्दीली के लिए उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए क्या तैयारियां क्या हैं, अब आइंदा का लाए अमल क्या है? देखिए, हमारी पार्टी ने अभी इसको लेकर कोई ऐसी डिबेट अभी शुरू नहीं हुई कि मैं इसके ऊपर ये बात करूं कि कोई जमातें दोनों मिलकर कोई ऐसा तब्दीली की बातें करें। हाँ, बहरहाल इनको शब मारने की प्रैक्टिस हो चुकी है सेक्टर्स को। तो कभी आप 2018 के इलेक्शन पर शब मारते हैं, कभी आप जनाब जमातों के ऊपर शब मार के जो उनके इलेक्टिबल्स हैं उनको छीन लेते हैं। अब जो बढ़के मार रहे हैं जनाब, कहते हैं कि इलेक्शन में रात 9 बजे अनाउंस कर देता, शब मार लिया आपने भी कश्मीर के अंदर, और इस तरह आप जिंदगी भी बातें करते हैं। तो लिहाजा इनको तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है शब मारने की, इनका काम जारी और सारी है। और जहां तक बात है कि हम तक बात कर रहे हैं कि आप दोनों जमातें मिलकर पंजाब के अंदर हम बुज़दार की, अभी पार्टी के अंदर कोई ऐसी डिबेट शुरू नहीं हुई, इस दिन शुरू होगी, मीडिया के सामने सब कुछ आ रहा है। सही, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले तो पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिलाफात जो हैं वो खत्म करने होंगे ना, क्योंकि अभी तक तो तकरीबन शहबाज शरीफ साहब का कैंप वो तो है। अब अहमद जवाद साहब, एक बड़ा सवाल था वो, वैसे अगर क्विकली, अगर राहिला साहबा ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की गैर मौजूदगी जो है वो उसका भी नुकसान हुआ है एजेके इलेक्शंस में, क्विकली यस और नो? देखिए, वो बिल्कुल मौजूद ये कहना कि लीड कर रही थी हम मरियम साहबा उस पूरे इलेक्शन को, और उसमें ये बात तफरीक डालने वाले जो हमेशा से खुश होते रहते हैं कि चले मतलब इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है ना, बन गए, अभी भी उनको ये मायूसी है, अभी भी उनके लिए सिर्फ मायूसी। अच्छा, इसमें भी मायूसी है। सर जी, नाम दे दें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एजेके का। नहीं, वो तो मैं नहीं दे सकता, वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं वही दे सकते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं जी। तनवीर इलियास साहब का नाम उनके पैरेलल आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तक को ये आवाजें गई हैं कि जनाब ये मनूवरिंग हो रही है, अंदर ही अंदर लेग पुलिंग हो रही है। देखें ज़मीर साहब, अगर हमारे इस वक्त अगर 25 कैंडिडेट जो हैं अगर वो जीते हैं तो 25 के 25 जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। सही। और प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन आखिरी फैसला उनका होगा, और उसमें इन दोनों का नाम नहीं है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास। देखें, मैं ये भी नहीं कह सकता, जैसे मैंने आपसे कहा कि आखिरी फैसला इमरान खान का है, वो इनको भी कर सकते हैं और किसी और को भी कर सकते हैं। गट फीलिंग। लेकिन अहमद जवाद, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई, देखें ये एक चेयरमैन ऑफ द पार्टी का डिसीजन भी आना है, जब तक वो फैसला नहीं आएगा हम इसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते। इसमें हमें इत्तला हुई है कि अजहर सादिक साहब भी LA1 मीरपुर 1, देखें उम्मीदवार ये भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अजहर सादिक साहब का नाम बड़ा जोरों शोर से निकलता आ रहा है। एक अच्छे पीटीआई के पुराने वर्कर हैं, प्रोफेशनल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ऑनेस्ट हैं और पार्टी के लॉयलिस्ट में हैं, आइडियोलॉजिस्ट हैं। और तो बाकी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, बैरिस्टर साहब जो हैं वो पीटीआई एजेके के सदर थे इन इलेक्शंस में। इन इलेक्शंस की कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट जो है बैरिस्टर साहब को जाता है, क्योंकि वो उसके प्रेसिडेंट थे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन ये सब उम्मीदवार हैं, अब इसमें किसके बारे में फैसला होना है? डिबेट बड़ी खौफनाक तरीके से बढ़ती जा रही है, कोई खौफनाक नहीं है, लेग पुलिंग बहुत बढ़ रही है पीटीआई के। देखें, सस्पेंस है और तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, शहादत, राहिला खादिम साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।